नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका एग्जाम कार्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आजकल जीडी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम 27 जनवरी 2023 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो दूसरी शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया था, उसी पेपर को हम आज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 में है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर निर्माण हेतु शुरू की गई थी। तो यहां पर ये जो योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यानी कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है ये बड़े पैमाने पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार या उनके पास अपना कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मान के चलिए योजना थी, यानी कि पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए। ठीक है बेटा, किसके लिए ये? पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना के जो तहत होता क्या है, देखिए कि एक आसान किस्तों पर है ना, क्या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण तो कोई भी हो आपको देना ही पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप यह तभी एलिजिबल यानी योग्य हो सकते हैं जब आप 18 से 35 वर्ष के हों। कितने? 18 से 35 वर्ष के हों। आप 18 से नीचे हैं, 35 से ऊपर हैं, तो भी आपको ये ऋण या ये सुविधा आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, काफ़ी अच्छी योजना है। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं या उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किसी तरीके से किया हुआ है, तो वो लोग इस योजना का बेहतर लाभ ले सकते हैं और लोग लाभ ले भी रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यही सही आंसर है। अगला हमारा जो प्रश्न है, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल अनुसूचित बैंक हैं। तो यहां पर आप लोग देखें कि वे सभी बैंक, ऐसे कौन से बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल हैं। तो आप ये देखिए कि जो अनुसूची में जो शामिल हैं वो ये मान के चलिए दूसरी अनुसूची, यानी कि वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और जो बैंक भारतीय रिजर्व के यानी कि आरबीआई के 1934 अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर अब ये आपको बहुत ध्यान देने लायक बात है कि आरबीआई के 1934 अधिनियम के अंतर्गत जो बैंकें, मतलब आप ये देखिए कि अनुसूचित जो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी सेकेंड अनुसूची, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, ऐसी बैंकें अनुसूचित बैंक कही जाएंगी। यानी कि ऐसी बैंकों को अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो वर्ष 2000 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2000 में पारित किया गया था। अब ये सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है, आखिर ये लाना क्यों पड़ा? क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल सबके हाथ में है, कंप्यूटर लैपटॉप पे हम लोग सारे काम करते हैं। यानी कि अब ऐसे में अपनी बात रखना, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, इन सब चीज़ों को हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यानी कि कुछ भी लिख दिया, फिर सफाई दे दी कि भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर हम ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं कर सकते तो क्या तानाशाही चल रही है क्या? तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने बड़ा एक तरीके से मान के चलिए कि हमने उनको एक मुद्दा बना रखा था। तो फाइनली जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इसके तहत हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से क्या नहीं कर सकते? अश्लील सामग्री
प्रेषित करना, है ना, रखना या भेजना, ये चीज। दूसरा ये कि किसी भी तरीके के हिंसा और समाज को तोड़ने वाले कारकों को भेजना, है ना। यानी कोई भी ऐसा कंटेंट जो क्रूर हो या जो अपनी लिमिट को पार कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो यदि आप ऐसे कोई कृत्य कर रहे हैं, इंटरनेट का मिसयूज कर रहे हैं या अपने मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अगर आप मिसयूज कर रहे हैं, तो भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आपको सजा होगी। क्या होगी? आपको सजा होगी। समझ में आ गया? तो ये जो चीज़ें हैं ये बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है तो जिम्मेदारियां भी हमारे पास उतनी ही बढ़ जाती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत के, देखिए 2015 के मेजबानी किसकी हो रही है भैया? राष्ट्रीय खेलों की। तो राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है 2015 में कौन से हुए थे? 35वें। ये लिख लीजिए आप कहीं, कौन से हुए थे? 35वें हुए थे। कहाँ हुए थे? केरल में हुए थे। समझ में आ गया? केरल ने इनका जो नेतृत्व था, यानी कि प्रतिनिधित्व था, वो मेजबानी जो है कब की? दूसरी बार। कब की थी ये? दूसरी बार की थी। यानी इससे पहले भी वो राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कब रह चुका है या मेजबानी कर चुका है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं भारत के किस राज्य ने 2015 के भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो 35वें की थी। और दूसरी बात यह है कि दूसरी बार की थी। तो हमारा जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 केरल है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? बहुत ही सीनियर डांसर है, इतने सीनियर ये डांसर थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मान के चलिए कि आज जो नई जनरेशन जो भी नृत्य को सीख रही है, कथकली को सीख रही है, ये उनके भी महागुरु थे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो भारत के एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी एक सपना था कि मैं एक दिन रिटायर होने के बाद में बच्चों को कथकली सिखाऊंगा। यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कथकली उनका एक पैशन था। लेकिन देखिए वो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक भी थे, वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पृथक एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, तो कलामंडलम रमन कुट्टी हैं, इनको 2007 में क्या मिला था? पद्म भूषण। क्या मिला बेटा? पद्म भूषण। कब मिला? 2007 में मिला। और ये मान के चलिए कि इनका पेशा था क्या? कथकली। यानी कि कथकली को उन्होंने अपना पेशा बना रखा था। पेशा आप समझते हैं? पेशा मतलब एक तरीके से कि अपना व्यवसाय बना रखा था, अपना धंधा बना रखा था। किसको बना रखा था? उन्होंने कथकली नृत्य को बना रखा था। वहीं 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हो गई? कलामंडलम रमन कुट्टी नायर की। समझ में आ गया? तो हमारा जो 5वें का ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इसका क्या है? कथकली। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर हमारा 6 कहता है कि भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में किया गया। तो कहां किया गया भैया? वो किया गया जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में किसने किया? तो जम्मू और कश्मीर में किया था केंद्रीय मंत्री। किसने किया था? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने किया था बेटा? जितेंद्र सिंह ने। तो जितेंद्र सिंह ने किया था। किस स्थान पर किया था? तो भद्रवाह में किया था। कहां पर किया था? भद्रवाह जिले में किया था। आप देखिए भद्रवाह जिला किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया। आखिर ये लेवेंडर महोत्सव वहीं क्यों मनाया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा लेवेंडर की खेती करने के लिए ही प्रसिद्ध है। हज़ारों सैलानी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इन मनोहारी दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग यानी कि एग्रीकल्चरल बेस्ड, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज बेस अगर कोई बिजनेस है वो कौन सा है? रेशम वस्त्र है, क्योंकि पेट्रो रसायन केमिकल बेस है, लौह तथा इस्पात खनन से जुड़ा हुआ है, सीमेंट ये भी खनन से जुड़ा हुआ है। अब अगर कृषि से जुड़ा हुआ है अगर कोई भी है तो वो है रेशम वस्त्र। कौन? रेशम वस्त्र, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेशम वस्त्र रेशम के कीड़े से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? रेशम के कीड़े, रेशम कीट से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोकून वगैरह की हम लोग बातें करते हैं तो उनसे ये तैयार किया जाता है। ये कृषि आधारित जो हमारा उद्योग है, जैसे कि तेंदुपत्ता कलेक्ट करना है, शहद कलेक्ट करना है, या मछली पालन है, या दुग्ध उत्पादन है, ये सब हमारे किससे जुड़े हुए हैं? कृषि आधारित व्यवसाय कृषि आधार से ही जुड़े हुए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? गरबा। बहुत पॉपुलर डांस है ये गरबा, है ना, वो डांडिया टाइप का, डांडिया स्टिक लेके गरबा वगैरह करते हैं, आप देखा होगा, गोल गोल घूम के नाचते हैं। अच्छा, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में होता है, फिर थोड़ा सा हम लोग उत्तरी महाराष्ट्र में भी ये देखते हैं। तो गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में है? तो वो गुजरात में है। ये जो गुजरात के अंदर, आप देखिए सबसे पहले कि गरबा, आखिर गरबा का मतलब क्या होता है? गरबा का मतलब होता है गर्भदीप। क्या होता है? गर्भदीप, यानी गर्भदीप देवी को समर्पित है, नवरात्रों में मनाया जाता है। यानी कि जो शक्ति की जो प्रतीक हैं देवी, उनको उनकी उपासना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये नृत्य किया जाता है गर्भदीप के नाम से। तो हम लोग जो सबसे पहले जो यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे, अगर जो टिक लगाएंगे वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का गुजरात। तो गुजरात पर हम इस तरीके से टिक लगा देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था। यानी कि मौलिक कर्तव्यों, फिर वही बात, मौलिक कर्तव्य क्या हो रही है? अनुशंसाएं हो रही हैं और समिति गठन। तो अगर हम लोग देखें तो सरदार स्वर्ण सिंह, यानी कि किसकी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या हो रहा है? अनुशंसा पर समिति का गठन हो रहा है। तो यहां पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये इसका गठन हो रहा है। और ये गठन कैसे, ये अमली जामा इसको बनाया गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, के द्वारा क्या किया गया था? इसमें पहले 10 और फिर एक और जोड़ दिया गया था, प्लस कर दिया गया था, यानी कि 11। यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो कर्तव्य कितने कर दिए गए? 11 कर दिए गए, है ना। कितने कर दिए गए? 11 कर दिए गए थे। और किसके शासनकाल में हुए थे? इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और हम सब जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। तो इस प्रकार से हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 10, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने की। यहां उन्होंने किसे कहा गया है? यानी कि यहां पर लिखा है उन्होंने, तो ये उन्होंने है कौन? तो उन्होंने है भैया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? आनंद मठ। क्या था बेटा? आनंद मठ। आनंद मठ को इन्होंने लिखा था और आनंद मठ में ही ये गीत है, क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वंदे मातरम ये जो ये गीत था ये बड़ा ही पॉपुलर रहा और फिर आगे हमारी क्रांति का, हमारे आंदोलनों का एक तरीके से परिचायक बना या अग्रगामी बना, अग्रदूत बना। और आपस में एक दूसरे से भी मिलते हुए हम लोग क्या कहते थे उस समय? वंदे मातरम। यानी कि नमस्कार नहीं, सत श्री अकाल नहीं, आधा वर्जा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या यूज़ करते थे कि वंदे मातरम।
तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आनंद मठ, वंदे मातरम। अब सबसे बड़ी बात कि इसकी थीम क्या थी, तो देखिए ये 18वीं शताब्दी के सन्यासी आंदोलन पर आधारित था। किस पर आधारित था? 18वीं शताब्दी के सन्यासी आंदोलन पर आधारित था। अब ये सन्यासी कौन थे? तो वो सन्यासी थे शंकराचार्य। कौन थे बेटा? शंकराचार्य। शंकराचार्य किसके उपासक थे? काली देवी के। किसके उपासक थे? काली देवी के उपासक थे। मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बता दिए, सिर्फ एक यही सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पर देता जा रहा हूँ। आप बाकायदा इन सभी कंटेंट को आप लिखते जाएं और बाकायदा इन सब चीज़ों को आप ये कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारे इन वीडियोज़ के ज़रिए मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उदाहरण में प्राथमिक मांसाहारी कौन है? प्राथमिक भी है और मांसाहारी भी है। तो भैया प्राथमिक में देखिए, सबसे पहले प्राथमिक में नंबर 1 कौन चीज़ आती है हमारी? घास आती है। फिर उसके बाद में घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है साहब। फिर टिड्डे को भी कौन खाता है? मेढक खा लेता है। और मेढक को कौन उठा के ले जाता है? बाज ले जाता है। ऐसे करके आप देखिए कि क्रम बन रहा है हमारा। तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास मिली घास, मिल गई हमको। फिर घास के बाद में हमको क्या मिलता है जी? टिड्डा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टिड्डा मिल गया। अब टिड्डे के बाद में हमको कौन मिलता है यहाँ पर? मेढक मिल गया, है ना? मेढक भी आ गया देखो यहाँ पर। और मेढक को कौन उठा के ले जाता है साहब? बाज ले जाता है। ठीक है, तो आप ही देखिए कि घास, टिड्डा, मेढक। अब निम्नलिखित उदाहरण प्राथमिक मांसाहारी घास, टिड्डा, मेढक, सांप में से कौन है? तो सबसे पहले मांसाहारी देखिए कौन है? मेढक। किताब के हिसाब से कौन है? मेढक। लेकिन विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञान वही नहीं है जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, विज्ञान वो भी है जो हम अपनी आंखों से प्रकृति में देख रहे हैं। और हमने प्रकृति में क्या देखा कि एक टिड्डा है जिसका नाम है प्रेइंग मैटिस। प्रेइंग मैटिस क्या करता है कि सबसे पहले तो वो उसकी जो फीमेल होती है, मेल को ही कच्चा चबा जाती है सहवास के बाद, यानी फिजिकल कांटेक्ट बना रही है। और फिजिकल कांटेक्ट जैसे ही पूरा होगा वो पहले टिड्डे को खा जाएगी, यानी अपना जो मेल पार्टनर है उसको खा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस प्रेइंग मैटिस को आपने गिरगिट खाते हुए भी देखा होगा। वीडियोस आजकल पॉपुलर है, वो गिरगिट को उसने पकड़ा हुआ है और मुंह को नोच नोच के खा रहा है। तो अब अगर हम लोग इन सब चीज़ों को देखें, एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हमारा बैठ रहा है वो है मेढक, यानी कि उत्तर हमारा क्या सही जाएगा? मेढक। मेढक के बारे में कहा जाता है कि ये प्राथमिक मांसाहारी है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न अगला है, देखिए प्रश्न नंबर 12। C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र इथेनॉल है। इथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल बोला जाता है। अब इथेनॉल देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कि ये तीक्ष्ण, गंधयुक्त, रंगहीन, तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, तो तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है, रंगहीन होता है और तीव्र ज्वलनशील पदार्थ होता है। कौन? इथेनॉल, जिसे हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग क्या करते हैं? तो इसका प्रयोग हम कई केमिकल्स को घोलने के लिए या आपस में केमिकल्स को मिलाने के लिए एक तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मीडियम के तौर पे हम इसका यूज कर लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य, किसका सदस्य बेटा? लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। मैं 25 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 25 साल का जो व्यक्ति है वो सांसद का इलेक्शन यानी सांसद का चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25। बाकी की योग्यताओं में अगर हम लोग देखें तो बाकी की योग्यताएं ऐसे हैं कि भाई वो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई आरोप ना लगाए गए हों, और अगर बाकी की चीज़ें देखें तो
पूरी तरीके से उसके ऊपर किसी भी तरीके के आपराधिक मामले भी नहीं बनते हों। तो ऐसा एक जो व्यक्ति है वो 25 वर्ष का है और इन सभी वरीयताओं को पूरा करता है, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव, अच्छा कौन बने? आईएएस राजेश वर्मा। आईएएस राजेश वर्मा, इनको राष्ट्रपति का सचिव या अधीक्षक भी बनाया गया एक तरीके से। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये काफी सीनियर ऑफिसर माने जाते हैं वहां के। इन्हीं के सचिव के माध्यम से आखिर होता क्या है? सचिव के माध्यम से क्या क्या होता है कि जो सचिव होते हैं, जितनी भी सरकारी मंत्रिमंडल की जितनी भी फाइलें हैं और जितनी फाइलों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए या राष्ट्रपति को देखने के लिए फाइलें भेजी जा रही हैं, ये सभी की सभी फाइलें इन्हीं सचिव के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यानी कि ये जो सचिव हैं, इन्हीं के माध्यम से फाइल राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं और राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर जब कर देते हैं तो वही फाइलें सचिव के माध्यम से मंत्रालय तक पहुंचा दी जाती हैं। तो ये जो सचिव हैं आईएएस राजेश वर्मा, इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के सचिव के रूप में। तो आगे समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, यह अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो किसकी अभिक्रिया का उदाहरण बेटा? विस्थापन का। हम सब जानते हैं कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। कोई भी अणु, कोई भी तत्व ऐसा जो अपना स्थान छोड़ करके, यानी कि जो दूसरा अणु उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि एक अणु जब जाता है तो उसकी जगह दूसरा जो अणु होता है या जो दूसरा तत्व होता है वो उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब ही होता है एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन, यही सही है। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय, देखिए प्रश्न नंबर 16, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखें कि नीमा नामचू, दो व्यक्ति थे, नीमा नामचू और नितिन बेरी, है ना? तो देखिए नीमा नामचू और नितिन बेरी ये दो व्यक्ति थे और इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि रिबॉक के लिए, यानी कि रिबॉक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? रिबॉक। रिबॉक के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे या एडवर्टाइजमेंट की शूट कर रहे थे। तो इस एडवर्टाइजमेंट की शूट के दौरान नीमा नामचू और नितिन बेरी ने राहुल द्रविड़ के लिए एक नाम सजेस्ट किया था और उस जो नाम सजेस्ट किया था वह नाम क्या था? द वॉल। द वॉल का मतलब दीवार की तरह जो बंदा डट के खड़ा रहे। और राहुल द्रविड़ के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि 1996 टू 2012 ये जो 2012 तक का जो कार्यकाल उनका रहा या खेल में उन्होंने जो भूमिका उनकी रही, उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर कहते हैं ना कि दीवार की तरह डट करके सामना किया था और उन्होंने दीवार की तरीके से खड़े होकर के उन सब चीज़ों को बाकायदा झेला था। तो किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, ये कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय राहुल द्रविड़ का एक नाम रखा गया था, द वॉल। तो उसके बाद में इनको ये खिताब दिया गया था जो आगे जाकर के बहुत पॉपुलर हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर राहुल द्रविड़ को द वॉल क्यों कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रही थी? तो भैया उस समय अंग्रेजों के काल में तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि 80-90% तो थी। तो 85% भारतीय लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि आधारित थी। यहाँ के लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े थे, पशुपालन से जुड़े हुए थे, मत्स्य पालन से जुड़े हुए थे, या फिर भेड़ बकरी वगैरह जो हैं इनसे ये लोग जुड़े हुए थे, शहद उत्पादन से जुड़े हुए थे, तेंदू पत्ता बीनने से जुड़े हुए थे और कई तरीके के कैश क्रॉप, कई तरीके के जो डेली रूटीन की जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या सैलेड हैं या कुछ तरीके के फ्रूट्स वगैरह, उन सब से ये पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। तो कितनी आबादी जुड़ी हुई थी? 85
85%। कितनी आबादी? 85% औपनिवेशिक, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रही थी। किससे? कृषि से। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 के बारे में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहां पर 2022 और कंट्रोल बोर्ड क्या है? बीसीसीआई। कौन बनाया जा रहा है बेटा? अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो यहां पर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं 2022 में, अक्टूबर 2022 में, उनका नाम है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को आप अगर अभी यंग एज पर हैं तो आप शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन आपके जो फादर हैं वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि 1983 कब का बेटा? 1983 का विश्व कप जो भारत ने जीता था, विश्व कप, उसका ये हिस्सा थे, उसका हिस्सा थे, यानी उसमें उन्होंने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? रोजर बिन्नी ने लिया था 1983 के विश्व कप के अंदर। और दूसरी बात ये कि ये देश के, भारत के पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी हैं। समझ में आ गया बेटा? अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला एंग्लो इंडियन खिलाड़ी कौन है, तो नो डाउट रोजर बिन्नी है। तो रोजर बिन्नी पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी भी माने जाते हैं या थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए क्या कहता है, 2019 से 20 में भारत में किलोमीटर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन थी। अब ब्रॉडगेज, देखिए ब्रॉडगेज का मतलब होता है बड़ी लाइन। कौन सी लाइन? बड़ी लाइन। आप देखिए बड़ी लाइन की बात हो रही है। अब देखोगा कई लोग बोलते हैं छोटी लाइन, बड़ी लाइन, है ना? तो वैसे ही करके बड़ी लाइन। तो ब्रॉडगेज भारत में कितना था? आप देखिए 63,950, यानी कि 63,950 किलोमीटर बड़ी लाइन भारत में 2019 और 20 के दौरान बिछाई जा चुकी थी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो स्तर है भारतीय रेलवे का, ये विश्व के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार है। यानी कि हमारा जो देश है वो कई बड़े देशों के साथ में कंपटीशन करता है और उनके साथ प्रतिस्पर्धा को भी क्रियान्वित करता है। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का क्या संस्थापक पूछा जा रहा है, संस्थापक, फाउंडर। तो यहां पर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है, बहुत लंबी कहानी है, और कहा जाता है कि ये पिपलीवन गोरखपुर में पड़ता है, वहाँ की मौर्य गण शाखा के लोग थे और निवासी थे, मयूर पालक माने जाते थे। लेकिन इनका जो ओरिजिनल एक तरीके से ओरिजिनेट है अगर हम बात करें, तो ये लोग कपिल वस्तु के शाक्य थे। ये लोग कपिल वस्तु के शाक्य थे, शाक्य क्षत्रिय थे। और ये जो वर्ग था, ये शाक्यों का जो क्षत्रिय था, ये ग्रुप किसी भी तरीके से कौशल नरेश राजा विद्युत से अपनी जान बचा करके पिपली वन में आ गए थे और अपनी पहचान छुपाकर यहीं रहने लगे थे और मोर पालने लगे थे, लिहाजा इनका नाम मौर्य पड़ा। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने मगध पर अपना दावा पुख्ता कर लिया और मगध के जो नंद वंश के जो सेनापति थे भद्रसाल, इन्होंने भद्रसाल की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? भद्रसाल। भद्रसाल कौन? नंद लोगों का, नंदों का सेनापति। इन्होंने नंदों के सेनापति भद्रसाल को आखिरी टाइम पर मारा था और उसे मारने के बाद में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो आपका ये जो आज का जो क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, यानी कि इसकी जो सही तरीके से मैंने व्याख्या जो करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है हमारे, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनके बारे में मैं जो आगे भी हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अब ये देखिए कि बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी, मैं आपको एक किताब है, उसे आपको मैं रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ। ये किताब बाकायदा एसएससी कांस्टेबल के लिए, जीडी के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो किताब है ये 20 मॉक पेपर्स हैं। इसमें क्या है बेटा? 20 मॉक पेपर्स हैं। कितने हैं? 20 मॉक पेपर्स हैं और साथ ही साथ 12 इसमें सॉल्व पेपर्स हैं। कितने हैं इसके अंदर?
12 सॉल्व पेपर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 2023 से लेकर के यानी कि 2013 से 23 तक, तो 2023 में आप जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे ई पोर्टल के माध्यम से आप जो भी एनालाइज कर देख रहे हैं या जो भी व्याख्या देख रहे हैं इन प्रश्नों की, ये सारी की सारी व्याख्याएं अगर आप पीडीएफ में नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस किताब के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को एक क्यूआर कोड दिया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उनकी सही व्याख्याओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, टू बाय दिस बुक यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.examcard.in। आप यहां से भी ऑनलाइन इस किताब को खरीद सकते हैं। और वैसे ये किताब मार्केट में बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ये अवेलेबल होने जा रही है, उपलब्ध होने जा रही है। मैं समझता हूँ 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये मार्केट में आ जाएगी और ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो आज का ये जो मैंने आपकी जो व्याख्या है इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।